Good morning, class 10th. Subject social geography is going on. The lesson 4 of agriculture. Agriculture में millets. Next topic millets में there are 3 part of millets. Millets के यहाँ पर 3 पार्ट किए गए हैं. क्वेश्चन एक ज़रूर आता है मिलेट से. तो मिलेट्स का मतलब होता है पहले तो जो मोटे अनाज जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मिलेट्स. तो मिलेट्स में 3 होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी. ज्वार, बाजरा, रागी, है ना. JBR हम लोग कर देते हैं इसको. नोट्स वगैरह में कभी कभी JBR लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा. दिस इज़ ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है. इसके बाद ज्वार, बाजरा, रागी, इसमें क्या होता है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. दिस इज़ मिलेट्स, बट in this time we are using wheat. Mostly we are using in wheat in this time. So सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर रहेगी आपके लिए कि हम हाई न्यूट्रिएंट्स को छोड़ रहे हैं और हम लोग ऑयली चीज़ों की तरफ जा रहे हैं. सो इन दिस टाइम मैनी ऑफ द डिसीजेज वर क्रिएटेड, है ना. आप जान ही रहे हो कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ, ये सब चीज़ें. तो ऑयली से थोड़ा बचना है. इसीलिए एग्रीकल्चर का लेसन इंडियन इकोनॉमी में दिया गया है कि भाई लोग और बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लें. तो ज्वार, बाजरा, रागी. ज्वार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर एरिया है इंडिया में, वो है महाराष्ट्र. इट मीन्स महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एरिया ऑफ कहना चाहिए ज्वार. तो महाराष्ट्र में हमने कह दिया भैया कि यहाँ पे ज्वार खूब अच्छे से दम से होती है. दिस इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया. इसके बाद मेज, वो बाजरा राजस्थान देखो एरिड रीजन में भी बाजरा हो जाता है. सबसे बड़ी चीज़ है कि हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इसमें होते हैं, ठीक है. आयरन, कैल्शियम की मात्रा आप उसमें होती है रागी में. तो कहीं अगर और एरिड का मतलब है लेस से लेस कहना चाहिए, कम से कम, लेस देन 50 और उससे भी कम एनुअल रेनफॉल में बाजरा की फसल हो जाती है. तो नो नीड ऑफ द हैवी इरिगेशन फॉर दिस टाइप ऑफ द क्रॉप. तो इसे बढ़ावा हमें देना चाहिए. और एंड दे हैव द हैवी न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी. तो क्यों नहीं देना चाहिए, इसे देना चाहिए एंड यूटिलाइज भी करना चाहिए. हम मैगी पास्ता को छोड़ें और इसे अपनाएं. मैं एडवर्टाइज की बात नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज़ हाई न्यूट्रिशनल. हमारे एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट ने बोला है कि ये जो है हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना. इसीलिए इनका यूटिलाइज भी होना चाहिए. महाराष्ट्र हाईएस्ट प्रोड्यूसर, राजस्थान में बाजरा का हाईएस्ट प्रोड्यूसर, और रागी कर्नाटका में. रागी भी हाई. इसमें देखो आयरन और कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो हमें ग्रोइंग बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. आयरन तो शरीर में लोहा होना बहुत आवश्यक ही है. दिस इज़ कंपल्सन. एंड आयरन और कैल्शियम भी. कैल्शियम में ग्रोइंग बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसे कैल्शियम. तो वो मेरा मानना है कि ये सब चीज़ों का हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए. ओके. तो दीज ऑल आर मिलेट्स. ओके. मेज़ मक्का, कॉर्न खाते हैं आप लोग, हम लोग. खरीफ क्रॉप, मेज क्रॉप बिलोंगिंग टू द खरीफ क्रॉप्स. इसको टेम्परेचर रिक्वायर होती है, मतलब कितना टेम्परेचर होता दे कि खरीफ की क्रॉप में मेज बहुत प्रॉपरली ग्रोइंग हो जाए. तो रिक्वायर द टेम्परेचर टू 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. 21 to 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कम से कम 21 और 27 के बीच इसमें टेम्परेचर रहना चाहिए मक्के के फसल के लिए. ह्यूमिड भी होती है क्लाइमेट में भी, क्योंकि खरीफ की क्रॉप है. देखिए ये खरीफ की क्रॉप है, इसीलिए डेफिनेटली आपको ये पता लग ही गया होगा जब खरीफ की क्रॉप है तो ऑनसेट ऑफ मानसून में होती होगी, ठीक है. खरीफ है, ऑनसेट ऑफ मानसून. ये तो बात क्लियर हो गई. भी नहीं पता है क्योंकि खरीफ क्रॉप जितनी राइस भी है ना. तो ये सारी की सारी अपनी किस्में आती हैं, खरीफ में आती हैं. तो मक्का खरीफ को बिलोंग करेगा. तो 21 से और 27 डिग्री सेल्सियस से हमें वो चाहिए. रेनफॉल में हमने ऑनसेट ऑफ मानसून दे दिया, क्योंकि क्लाइमेट वो टेम्परेचर कम ले रहा है, 27 पे ले रहा है, मतलब एक नॉर्मल ले रहा है. ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए. पल्सेस, दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम लोग. वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द पल्स इन द वर्ल्ड. कौन? इंडिया.
मतलब जितनी बड़े स्तर पे हम दाल प्रोड्यूस करते हैं उस बड़े स्तर पे उतने बड़े स्तर पे हम दाल को कंज्यूम भी करते हैं। तो यू नो दैट अबाउट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहले नंबर पर दालें उगाई जाती हैं, लेकिन ऑल्सो कंज्यूम ऑल्सो, हम उसे उतना ही कंज्यूम भी करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा दालें खाई जाती हैं भारत में और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी होती है भारत में। एक चीज़, दूसरी चीज़, अब मैच जो है, जो मेजर एरिया ऑफ द कह रहे हैं मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन का एक मेजर सोर्स, एक बहुत बड़ा सोर्स, एक स्रोत है प्रोटीन का, क्या? पल्सेस। तो पल्सेस इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन एंड वेजिटेरियन डाइट, मतलब वेजिटेरियन डाइट वाले को मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है पल्सेस। जो वेजिटेरियन लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, आप जानते हैं, यू नो दैट अबाउट दिस इज़ वेजिटेरियन, दिस इज़ नॉन वेजिटेरियन। बड़ा एक्सपर्ट लोग बोलते थे नहीं नॉन वेज एंड वेज ये सब कहते हैं ना, वही है। तो वेजिटेरियन डाइट लेने वाले के लिए द मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द पल्सेस से इन्हें मुख्य जो इनका वो है कहना चाहिए सोर्स है, वो प्रोटीन इन्हें मिल जाती है। अब दालें कहाँ? तूर जानते हैं, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, पी, ग्राम, डिफरेंट टाइप, मैनी टाइप्स ऑफ द क्रॉप ग्रोइंग इन इंडिया फॉर द पल्सेस। ठीक है, पल्सेस के लिए ये चीज़ें हमें ग्रो करी जाती हैं। अब इसके मैनी ऑफ द ग्रोइंग एरिया, कह देंगे ग्रोइंग एरिया तो बता दो हमें, अभी पता नहीं है कहाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड मैनी मोर, और भी भारत की। ये मोस्टली हम जो लिख देते हैं शुरुआती उसका प्रदेशों का मतलब है कि मेजर सोर्स हैं, मेजर प्रोड्यूसर एरिया हैं पल्सेस के, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, अब आ जाओ शुगर केन पे। शुगर केन, गन्ना, शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो उसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमने मेज और इस पे एरो बनाया है, और इसका मतलब है कि मेज और उसको जो है क्या चाहिए, आप देख रहे होंगे मेज और शुगर केन को इक्वल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 21 to 27। तो थोड़ा सा आप याद करने के लिए आसानी होगी, मेज और शुगर केन। तो ये MS बन गए, MS धोनी बन गए। मेज़ मतलब मक्का, और शुगर केन में हमें बराबर टेम्परेचर रिक्वायर होता है। इसके बाद मेज में थोड़ा सा बताना भूले थे। देखिए बिहार में जो मेज खरीफ क्रॉप को बिलोंग करता है, भारत के मैनी ऑफ द स्टेट, बट बिहार में राबी क्रॉप में बिलोंग करता है, बिलोंग करता है। और ऑनसेट ऑफ मानसून, मेज जो है ऑनसेट ऑफ मानसून, क्योंकि खरीफ क्रॉप है इसीलिए ऑनसेट पे होगा। हम आ जाते हैं शुगर केन पे। हम बता रहे थे कि मेज 21 to 27, शुगर केन में 21 to 27। अब बात करते हैं, है ना, इसको जो AR लिखा हुआ है, एनुअल रेनफॉल। व्हाट इज दिस? इज एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए? 75 to 100 सेंटीमीटर रिक्वायर एनुअल रेनफॉल फॉर प्रॉपर ग्रोइंग ऑफ द शुगर केन इन इंडिया। भारत में ये जो है प्रॉपर रेनफॉल चाहिए होता है। और अब सुनो कि इसको यूटिलाइज़ कहाँ करते हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग, जब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एग्रीकल्चर थिंग्स को, किसी भी नेचुरल चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी सबसे पहले हम यूटिलाइज़ भी तो जान लेते हैं कि यूटिलाइज़ कैसी है, इसकी किस हिसाब से, किस लेवल पे ये प्रयोग होगा, इन विच लेवल ये इसका प्रयोग किया जाएगा, इसको भी हमें जानना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जानते हैं शुगर केन का यूटिलाइज़ क्या है। तो द मेन सोर्स ऑफ शुगर, जैगरी, खांडसारी, मोलाइसिस, ये जो है शुगर केन है। इससे हम आपको बता देते हैं कि मोलाइसिस से लेके, खांडसारी से लेके, और कहना चाहिए कि गुड़ और शक्कर भी इससे बनते हैं, है ना। जैगरी, खांडसारी, मोलाइसिस, ये सब चीज़ें बनती है। जो मेन सोर्स आपको पता होंगे वो शुगर और जैगरी, मतलब गुड़ और शक्कर, दिस इज शुगर एंड जैगरी। तो द मेन सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस
by the natural resources, by the primary activity, by the primary sector, by the agriculture. So we are studying about the agriculture. All these things obtained from the agriculture, obtained from the primary sector. So primary sector very important for all. इसके बाद शुगर केन में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम, ओनली आफ्टर द ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद शुगर केन में हम लोग सेकेंड नंबर पर हैं पूरी दुनिया में। इसके बाद ऑयल सीड में देख लीजिए, ऑयल सीड हमारा जो है फर्स्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया हैविंग द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। भारत की अच्छी पोजीशन है, उसमें पल्सेस में अच्छी है, स्पाइस में अच्छी है, ऑयल सीड में अच्छी है। इवन कॉफ़ी ऑल्सो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉफ़ी ग्रोइंग इन इंडिया, दार्जिलिंग है ना, और जलपाईगुड़ी और आसाम में अभी हम बताएंगे, अभी आएगा तो बताएंगे। ओके इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 12% अप्रॉक्सीमेटली 12% टोटल क्रॉप एरिया, जितना फसल बोया जाता है, यू नो दैट अबाउट द नेट सोन एरिया। ठीक है, टोटल क्रॉप एरिया नेट सोन कितना बोया गया और कितना बचा है, कितना आच्छादित है क्रॉप एरिया, मतलब हरी भरी फसलें कहाँ हैं, तो कह रहा 12% जो हरी भरी फसलें होती हैं क्रॉप एरिया होता है। पूरी इंडिया में टोटल जो नेट सोन एरिया का, या कहना चाहिए जितना हरा भरा है उसका 12% ऑयल सीड की फसल होती है। इनमें से होती है तिल, सीसमम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, कैस्टर मतलब अलसी। तो दीज ऑल आर वेराइटीज़ ऑफ द ऑयल सीड। ये ऑयल सीड की वैरायटियाँ हैं, ऑयल सीड के टाइप्स हैं। ऑयल सीड इन सब चीज़ों से हमें मिलता है। बात समझ में आ गई ना? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट। और इसका अब यूज कहाँ होता है भाई? यूज़ आपका ऑयल सीड तो खाने में तेल प्रयोग होता ही है, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट। ठीक है कॉस्मेटिक जो क्रीम्स वगैरह बनती हैं, कॉस्मेटिक में इसका प्रयोग होता है, आप लोग यूटिलाइज़ करते हो। उनने कहा उसमें मस्टर्ड का तेल होगा, मस्टर्ड का तेल आप यूज नहीं करते, अरे वो लाही का तेल है और मस्टर्ड का तेल है, हम नहीं करते इसको, हमें आंवला चाहिए। तो है तो रिसोर्स तो यही है, रिसोर्सेज तो हमने दिए हैं। दिस ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस बाय द इंडियन फार्मर एंड मेड इन द वेस्टर्न कंपनी, फॉरेन है ना, दुनिया की बहुत विदेशी कंपनियां बड़े बड़े जो है कंपनी के ऑर्डर्स लेके और बनाती हैं। लेकिन आप और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि बेटा दीज ऑल द ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो वी यूज़ द प्राइमरी रिसोर्सेज, वी यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, वी यूज़ द नेचुरल प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? ध्यान रहे, ज़मीन से जुड़कर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूटिलाइज़ करेंगे, देन लॉन्ग टाइम हमारा जो है ये सब चलता रहेगा। इसके बाद ऑयल सीड के बाद आ जाइए इसकी प्रदेश हैं। आंध्र प्रदेश ग्राउंडनट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग एरिया था। तमिलनाडु लिनसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप साउथर्न इंडिया। राबी में मस्टर्ड जो है राबी क्रॉप में होता है। मस्टर्ड का मतलब सरसों। आपको पता है कि गेहूं की फसल के साथ सरसों उगाया जाता है। तो मस्टर्ड इज़ द ऑयल सीड एंड बिलोंग्स टू राबी क्रॉप। रबी क्रॉप है ये, है ना। इसके साथ अब आ जाओ आप, सबसे पहला है कैस्टर सीड, भी रबी खरीफ दोनों क्रॉप में होता है। टी वर्सेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। टी इज़ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अगला आता है टी, चाय। दिस इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। लेबर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर ऑफ स्किल लेबर, नॉट फुलिश। हमें स्किल लेबर की नीड इसलिए होती है, दैट्स वाई यूजिंग द लीव्स या सेलेक्टिंग द लीव्स ऑफ टी एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। जब उसका हम हार्वेस्ट या कलेक्शन करते हैं तो चाय के बागानों में उनकी पत्तियों को कैसे संजोया जाता है, ये तो इसके लेबर जानती है ना। ज़बरदस्ती की लेबर करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगी। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद रिक्वायर एबंडेंट चीफ एंड स्किल लेबर। आसाम, हिलौर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। आसाम
दार्जिलिंग, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी, ये जो एरिया है ये हैं चाय प्रोड्यूसिंग एरिया। ओके, इसके बाद इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्ट फॉर टी इन द वर्ल्ड एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ द टी। भारत भी लीड करता है टी के प्रोडक्शन को, के एक्सपोर्ट को। सबसे बड़ी चीज़ नोट करने वाली बात बेटा यहाँ पर होती कि कोई दुनिया में जो भी देश एक्सपोर्टर होते हैं वो डेवलप की तरफ अग्रसर भी होते हैं, क्योंकि हमारे यू ऑल आर द प्रोडक्ट इन द क्लास। सपोज दैट 40 बच्चे 60 बच्चे हैं, ठीक है, उन 40 बच्चों में, उन 35 या 40 बच्चों में वो अगर हमारे सारे के सारे एक्सपोर्ट हो गए, मतलब हमने इस प्रोडक्ट बना के हमने कहीं भेज दिया, मतलब तो वो रिसोर्स आउटकम के रूप में फॉरेन करेंसी लेके आएंगे या इंडियन करेंसी लेके आएंगे, कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इट्स माई फैमिली, स्कूल हमारा परिवार है, क्लास हमारे बच्चे हैं, अब हमने इनको भेजा तो 40 कमा के लाएंगे ना। और अगर हमें इनके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़े, है ना, आधे डिसीज़ हैं, आधे पागल हैं, आधे पढ़ते नहीं हैं, आधे क्राइम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रॉब्लम होगी, तो देश के हित में नहीं होता। माय डियर, मोस्टली इन द कंट्री मैनी ऑफ द नेशन, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करेगा वो बूम करेगा, उसकी इकोनॉमी बूम करेगी। बात क्लियर? तो एक्सपोर्टर बनना है तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के साथ साथ हमें कंप्लीट प्रोडक्ट भी देना होंगे, और कंप्लीट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है पूरी दुनिया में। तो ये वॉल्यूम 3 का हमने टी तक इसको करा दिया, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, शुगर केन, ऑल सीड एंड टी। तो ये 3rd वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। 4th वॉल्यूम में हम अगले कराएंगे। हम प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं तो प्लीज़ अब हाँ, और क्लास 10th आप जो है होमवर्क नहीं डालना है असाइनमेंट में, प्लीज़ 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज़, बिल्कुल वो है ये मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। प्लीज़ जो है असाइनमेंट में आप 2 दिन के अंदर सारा का सारा होमवर्क चेक करवा लेंगे। ओके, थैंक यू।